ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता है। साथियों, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है। लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए। और इसलिए जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेडेड करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी
आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तब हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोच्च दीप स्तंभ होता है, हमारा प्रेरणा का केंद्र होता है। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था, भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे। देश की किसी भी पीढ़ी ने
संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। और हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूती देते आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारी प्रेरणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने इसी लाल किले से पंच प्रण की बात कही थी। मैं आज लाल किले से फिर से एक बार मेरे देशवासियों का पुनः स्मरण जरूर करना चाहता हूं। विकसित भारत बनाने के लिए न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा दूसरा प्रण है कि हम हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियम कानून परंपराओं में गुलामी का एक भी कण अब बचने नहीं देंगे। हम हर प्रकार की गुलामी से मुक्ति पाकर के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे। हमारी पहचान का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा मुकुटमणि हमारी विरासत है। हम विरासत का गर्व करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सब के लिए एकता, ये मंत्र सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। और इसलिए एकता की डोर को कोई काट न सके, ये हमारा सामूहिक संकल्प होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मां भारती के प्रति कर्तव्य निभाना ये पूजा से कम नहीं है, तपस्या से कम नहीं है, आराधना से कम नहीं है। और उसी भाव से हम सब मातृभूमि के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पार करने के लिए अपने आप को खपा देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। जो भी सामर्थ्य है, कोई भी अवसर को छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, नए अवसरों को निर्माण करेंगे और निर्मित करने के बाद हम 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें याद रखना है, 140 करोड़ देशवासियों को याद रखना है, परिश्रम में जो तपा है, परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार फिर आप सबको आजादी के इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय
हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप प्रेक्षक श्री विकास सिंह गौर। जिला प्रशिक्षक अच्छा उदाहरण राज्य जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच की ओर अग्रसर अगला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा। शासकीय रेल पुलिस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री निर्भय पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ नगर सेना का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अश्विन चौधरी। श्री आदित्य पटले, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमती दिव्या आचार्य। अगले क्रम में आगे बढ़ रहा है कि ठीक देश का उज्जवल सामने से गुजरता हुआ एनसीसी सीनियर विंग का प्लाटून एयर विंग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी शानुराज। मंच के सामने से गुजरता हुआ एसएसबी राजधानी नेतृत्व कर रहे हैं एक गाइड श्री योगेश कुमार, जिसका नेतृत्व कर रही है नारी शक्ति और सशक्तिकरण का परिचय देते आगे बढ़ता हुआ विशेष सशस्त्र बल जिला बल एवं रेल महिला पुलिस बल का मिश्रण होता हुआ, जिसका नेतृत्व कर रही है बॉयज का प्लाटून उर्मिला अहिरवार। कमांडर सादिक अली के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्लाटून श्री सौरभ का, जिसका नेतृत्व कर रही है अपनी विशेष मार्च पद्धति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके फोर्स का प्लाटून मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान श्री सोबरन संभव परेड को मंच के तीसरा लेवल पाए आगे बढ़ाते हुए अभी मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सुनील कटारिया। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गरजा सिंह चौहान। अगला प्लाटून है अश्वरोही दल का, जिसका नेतृत्व कर श्री राकेश। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ जिला पुलिस बल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री विकास सिंह गौर। महिला संरक्षक का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनू तिवारी। माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए मंच की ओर अग्रसर अगला प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा। इसी क्रम में अगला प्लाटून है शासकीय रेल पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री निर्भय आरोचे। पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ नगर सेना का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं
निरीक्षक श्री अश्विन चौधरी। तमिलनाडु है एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉय स्काउट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आमिर खान। अगले चरण में आगे बढ़ रहा है देश का उज्जवल भविष्य एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स का मिस्टर प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी शानुराज। सशक्त भारत और भारत बंधु करके एक गाइड गर्ल्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी सुखी आत्मवंशी। मंच के आगे अग्रसर होता हुआ स्काउट बॉयज का प्लाटून कमांडर सादिक अली के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। तमिलनाडु है शौर्य दल, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी नीलम परमार। और इसके ठीक पीछे मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान संपूर्ण परेड को अपनी लयबद्धता से आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सुनील कटारिया। अगला प्लाटून है अश्वरोही दल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री राकेश कुमार कौर। सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की इस प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ
कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन हैं। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद कठिन दौर में यातनाओं की परवाह न करते हुए लोकतंत्र की मशाल थामे रखी। मातृभूमि के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने अपने असीम शौर्य और साहस से मातृभूमि का शीश हमेशा ऊंचा रखा। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर बार हमारे जवानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी कृत्य का बदला लेने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। यह ऑपरेशन दुनिया भर में भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अज्ञात राष्ट्र प्रेमियों के स्मरण और उन्हें आदरांजलि अर्पित करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। मध्य प्रदेश की माटी ऐसे अनगिनत जननायकों की जन्मभूमि रही है, जिन्होंने मां भारती की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमारी स्वतंत्रता में टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे जैसे वीर बलिदान और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का शौर्य शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता, अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। सौ नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे।
प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियों के हैं। पिछले देश में हमारे सबके सामने 11 वर्षों में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी जरूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार बनाना है। इसका अर्थ है हर उत्पाद हमारे कौशल, हमारे श्रम और हमारे संसाधनों से निर्मित हो। प्राकृतिक खेती से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर स्वदेशी युद्धपोत निर्माण तक हमें भारत को नवाचार और उत्पादन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। जिस तरह से खादी के एक धागे ने स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी है, वैसे ही स्वदेशी का प्रत्येक कदम हमें विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 का बजट प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार किया गया, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह राज्य सरकार का लक्ष्य बजट को दोगुना करने का है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,39,000 वार्षिक से बढ़कर 2024-25 में 1,52,000 हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में गठित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण, नवाचार और खास करके शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को
उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को 5000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश में 1000 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश 93,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्वदेशी अभियान विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रख रहा है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML आधुनिक रेल कोच कारखाने और धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से इन प्रयासों को बल मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धार में PM मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म से फॉरेन तक की नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश ने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए इसमें 6,050 लोगों को पारित कर रोजगार मिलेगा। इसी तरह ऐसा करने वाला का आयोजन देश का प्रथम किया गया राज्य बना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल में 47,000 इनमें 50,000 रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे देश में प्रारंभ की बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में चिन्ह बनाता है को बस वही सूरवीर पुरुष दुनिया में प्रदान की जाएगी। 2025 में जाति जनजाति वर्ग खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। 6 सालों में राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण 65 रजत को बढ़ाकर 27 किया गया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना में श्रम का ठेका श्रम अधिनियम से अधिक 1200 किराइयों को प्रदान किए जाते हैं। लगातार सहायता राशि बढ़ाकर 1500 रुपया बदलाव कर दी जाएगी। निर्णय हमने किया है कि पहल से 10 लाख 74,000 उपलब्ध सदस्यों के परिवार के लाभार्थी बने हैं। हमारे टेक्सटाइल मध्य प्रदेश प्रथम सहित रोजगार परक उद्योगों में हम सरल सहज और पाँच करोड़ श्रमिक का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ लाख सहायता राशि उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन दिलाने प्रदेश में पेशा नियम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना श्रम का ठेका श्रम अधिनियम पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक देश में 1 करोड़ 6 परिवारों को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किया जा रहा है। खेतूमचंद मिल की तरह बढ़ावा देने के प्रयास जारी है। मजदूरों का देश के 14 लाख सैलाए जाएगा के खाते में जाति वर्ग के 1383 करोड़ हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से की राशि जारी करके मध्य प्रदेश में 1 लाख विद्यार्थी योजना में 1,300 से अधिक अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजाति नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश ने पेशा नियम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना खाने कोर्ट जाए आपसी चर्चा से विवाद सुलझ रहे हैं। PM जनमन योजना धरती आबा अभियान से 68 करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन, सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी पेंशन लागू है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 1,300 से अधिक
अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। मजरा टोला की समस्या हमारे बीच सदैव रही है। एक तरफ बड़ी सड़कें बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बसाहट छूट जाती है। ऐसे में मजरा टोला में सुदूर बसाहट को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 78 लाख से अधिक परिवार, 19,000 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि ये सिंचाई केवल 20 साल के दरमियान हुई है। खास करके पिछले 1.5 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारे यहाँ बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से, जिनमें 25 जिले लाभान्वित होंगे, केन बेतवा, पार्वती काली सिंध चंबल, ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं का जल स्तर बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 में खासकर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ही लगभग 6.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 1,85,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। इस समय हमारे पास 24,600 से अधिक मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, जिसे इस वर्ष 2,000 मेगावाट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक संस्थानों में 19,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। अपने सिर पर छत और अपना आंगन खासकर हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मध्य प्रदेश ने 49 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों में से 38 लाख आवास पूर्ण कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जनजाति कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हमने पीएम जनमन योजना में प्रदेश देश में नंबर 1 पे आया है। योजना में 1,83,000 आवास स्वीकृत कर 76,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 माह तक चले इस अभियान में खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 85,000 से अधिक खेत तालाब तथा 1 लाख कुआं पुनर्भरण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर 2 में 1,000 से अधिक नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है, ऐसे में पूरे देश में खंडवा जिला जल संचय में देश में प्रथम स्थान पर आया है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5,500 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बगिया मां के नाम अद्भुत परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जो आज ही से प्रारंभ होगी। मनरेगा के माध्यम से 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपए की राशि का बजट रखा है। प्रदेश में 922 करोड़ की लागत से 2400 से अधिक नए अटल पंचायत सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के साथ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ब्यावरा के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा और भविष्य में
जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी, कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा इसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बुधनी सहित 8 नगरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, जो सरकार और जन सहभागिता का परिणाम है। नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट और मंडला, डिंडोरी में विशेष दस्तों में 850 पद और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश नवीन आपराधिक कानून लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डायल 100 को डायल 112 से जोड़कर 1200 से अमन शुरू करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक इस संबंध शामिल हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री और ग्रामीणों में आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में विमान सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या सबसे तेज गति से 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी, उज्जैन सहित कई और स्थानों पर हमारे अनुबंध हुए हैं और हमारा लक्ष्य है हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा, हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, ताकि सुदूर अंचल तक हवाई सेवाओं की पहुंच हो सके। आरोग्यम परम भाग्यम, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। प्रदेशवासियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पीपीपी मोड़ पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में बड़े आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा तो पूरे देश में अनूठी है। सबसे पहले हमने लागू की है और दूर दराज तक इसका लाभ हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। राहगीर योजना के माध्यम से मानवता को स्थापित करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय एलोपैथिक अस्पताल में भी 22 एकीकृत आयुष विंग स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क शव वाहन सेवा, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे, जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब
फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में 1.25 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2 योजना के तहत 5 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के 53 टाइगर रिजर्व में प्रभावी प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी अभयारण्य को राज्य का 8वां माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनों में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर तैयार है। वहां चीतों की बसाहट भी कर दी गई है। वन्य जीव पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर और जहानगढ़ अभयारण्य विकसित किए जाएंगे तथा पचमढ़ी अभयारण्य को राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए गंगोत्री हरित योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि में 42 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 121 गांवों में 241 होम स्टे विकसित किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भोजपुर को अपनी सूची में जोड़ा है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 3 स्थायी, 15 टेंटेटिव, कुल मिलाकर 18 यूनेस्को धरोहरें हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का नया दौर चल रहा है। पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश में मकर संक्रांति से लगाकर गीता जयंती तक अनेक पर्व त्योहार सरकार और समाज ने मिलाकर मनाए हैं। कुल 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथे का निर्माण किया जाएगा। सीमास्थ 2028 अभूतपूर्व होगा। छिप्रा पर 30 किलोमीटर की लंबाई के घाट बनाए जा रहे हैं। इससे सिमस्त के दरमियान 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। छिप्रा का जल निर्मल और प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना, शुद्धिकरण के लिए कान डाइवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेनाओं के अप्रतिम साहस को दुनिया के सामने रखा है। हम अत्यंत गर्व के साथ कह सकते हैं, सेना के सम्मान में मई माह में प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना। लहू देकर हिफाजत वीरों ने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। देश में आस्था से अर्थव्यवस्था तक, परंपरा से प्रौद्योगिक तक, सुविधा से सरोकार तक, कृषि से उद्योग तक, नौकरी से स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने स्थापना से लेकर अब तक विकास यात्रा के अनेक पड़ावों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। प्रदेश की प्रगति के निर्णयों को नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है और हम विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के सहयोग से यह विकास का कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो कुछ प्रतिमान बाकी है, अभी तो हमने पर्वतों को पार किया है, अभी तो आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद सर। परेड सावधान, परेड 3 बार राष्ट्रपति जी की जगह नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड विश्राम। अब पदक अलंकरण समारोह होगा।
यूएन मिशन में अपनी सेवाएं दे चुके 2 वीरता पदक से सम्मानित उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषार कांत विद्यार्थी। की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मध्य प्रदेश पुलिस जेल विभाग होमगार्ड के विभिन्न अधिकारियों ने कर्तव्य क्षेत्र में विशेष दक्षता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्हें विभिन्न श्रेणियों के पदकों से अलंकृत किया जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 5 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया है। अतः इनको वीरता से सम्मानित किया जाता है। श्री समीर सौरव, पुलिस अधीक्षक मुरैना। में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की इस प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन हैं। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का।
आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद कठिन दौर में यातनाओं की परवाह न करते हुए लोकतंत्र की मशाल थामे रखी। मातृभूमि के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने अपने असीम शौर्य और साहस से मातृभूमि का शीश हमेशा ऊंचा रखा। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर बार हमारे जवानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी कृत्य का बदला लेने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। यह ऑपरेशन दुनिया भर में भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है और शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तिरंगा लहरा दिया है। इस सफलता के पीछे देशवासियों की कड़ी मेहनत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथाह इच्छा शक्ति की विशेष भूमिका है। आज के इस गौरवशाली दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जिन्होंने नक्सलियों को उनके ठिकानों में घुसकर मात दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने 450 माओवादियों को न्यूट्रलाइज और 1578 को गिरफ्तार किया है। हमारे जवानों ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर को न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 1589 माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं। इनके पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार की व्यवस्था की गई है। सुशासन का असली मतलब तब है जब आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। ताड़मेटला में जहां हमारे 76 जवानों ने माओवादी हमले में शहादत दी थी, उसके समीप ही चिंता गुफा के स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। यहां हर महीने औसतन 20 प्रसव होते हैं और हजारों ग्रामीण निःशुल्क इलाज की सुविधा ले रहे हैं। नक्सलवाद के कम होते ही बस्तर में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 50 बंद स्कूल फिर से खोले गए और कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची। नियत लेनानार अर्थात आपका अच्छा गांव योजना से 327 गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। पामेड़ जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, वहां बैंक की शाखा खुल गई है। पिछले 20 महीनों में हमने प्रदेश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 34,000 और नक्सल पीड़ित व आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 आवास मंजूर किए गए। पात्रता नियम आसान किए गए हैं और नए लाभार्थियों के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वे कराया गया है। इस तरह हर नागरिक का पक्का घर पाने का सपना पूरा हो रहा है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने महतारी बंधन योजना शुरू की। प्रदेश में 17 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ा रही हैं। महतारी बंधन योजना के तहत माताओं बहनों को अब तक
11,728 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। रायगढ़ जिले से हमने महिला समूहों को रेडी टू ईट फूड निर्माण का काम सौंपा है और इसका विस्तार जल्द ही हम अन्य जिलों में भी करेंगे। राज्य के किसान भाइयों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। हमने पिछले खरीफ सीजन में 149 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। राज्य में फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार किया है। धान के बदले अब अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना हमने शुरू की है। इसके तहत राज्य के 5,62,000 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 26 लाख किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि इस योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति के 32,500 किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। खरीफ सीजन में हमने खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की। वैश्विक तनाव के कारण जहां डीएपी की आपूर्ति में कुछ कमी आई, वहां हमने भरपूर मात्रा में नैनो डीएपी उपलब्ध कराकर किसान भाइयों की दिक्कत दूर की। हम राज्य में सहकारिता की संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ हम पशुधन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य में दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आय को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी से हमने एमओयू किया है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलते हुए राज्य में सहकारी गतिविधियों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा के जरिए समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हमने नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही इसके प्रावधानों के अनुकूल स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया है। अब सुकमा के दुर्गम गांव में भी शिक्षक हैं। राजधानी रायपुर से लेकर पहाड़ी कोरवा बसाहट वाले स्कूलों तक पूरे प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात एक समान है। हमारे स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हम शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी संचालित कर रहे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तथा न्योता भोज के माध्यम से हमने बच्चों के शैक्षणिक विकास में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसका बेहतर परिणाम मिल रहा है। हमने स्कूलों के रखरखाव एवं अधोसंरचना विकास के लिए 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नवा रायपुर में हम 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी बना रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ साइंस सिटी का भी निर्माण कर रहे हैं। नवा रायपुर में हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के कैंपस का भूमि पूजन किया है। देश में लागू नए कानूनों में फॉरेंसिक का महत्व काफी बढ़ गया है, जिससे राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर निर्माण के अवसर सुलभ होंगे। छत्तीसगढ़ में आईटी और एआई क्रांति दस्तक दे चुकी है। हम नवा रायपुर को सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली के रूप में तैयार कर रहे हैं। नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे आईटी का बड़ा टैलेंट पूल यहां तैयार होगा। हम जॉब मार्केट की जरूरत के मुताबिक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन पर काम किया जा रहा है। नवा रायपुर में हम लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ कर रहे हैं। हम जनजातीय बहुल बस्तर संभाग के सभी 32 विकास खंडों में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों की संस्था पेन आईआईटी के साथ वंचित समुदायों को सशक्त करने हमने एमओयू किया है। यह संस्था कौशल विकास को बढ़ावा देने का काम करेगी। युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हमारे युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने नई स्टार्टअप नीति बनाई है। इसके माध्यम से हम राज्य के 100 तकनीकी संस्थाओं के 50,000 छात्र छात्राओं तक पहुंच बनाएंगे। राज्य में हमने 150 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ईज ऑफ लिविंग के साथ ही स्पीड ऑफ बिजनेस की ओर बढ़ते हुए हमने 350 से अधिक रिफॉर्म किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में निवेश सरल, सहज और पारदर्शी हो गया है। नई औद्योगिक नीति की बुनियाद पर विकसित छत्तीसगढ़ की भव्य इमारत तैयार होगी। नई औद्योगिक नीति में हमने सबसे ज्यादा जोर पावर सेक्टर पर दिया है। इस सेक्टर में हमें 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे छत्तीसगढ़ विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा। निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है। हमने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही रायपुर में इन्वेस्टर समिट किए हैं। इन समिट के माध्यम से अब तक 6,65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में हम नए जमाने के उभरते हुए उद्योगों को भी विशेष अनुदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन हमने किया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट से हमने चिप निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया है। हम टेक्सटाइल क्षेत्र में संभावनाओं को अवसर में बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस स्थापित करने जा रहे हैं। इसकी अनुमानित लागत 271 करोड़ रुपए होगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण गठन का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाने, निवेश को बढ़ावा देने, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का भी काम करेगा। अब जमाना ई कॉमर्स का है। इसे प्रोत्साहित करने हमारी लॉजिस्टिक नीति विशेष रूप से उपयोगी होगी और प्रदेश में तेजी से इनलैंड कंटेनर डिपो तथा ड्राई पोर्ट में निवेश होगा। जब हमारे राज्य का गठन हुआ तब प्रदेश की अधोसंरचना औद्योगिक वातावरण के अनुकूल नहीं थी। छत्तीसगढ़ में निवेश की जो संभावनाएं पैदा हुई हैं उसके पीछे एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हुए कामों की बड़ी भूमिका है। वर्ष 2030 तक हम उतनी ही रेल लाइन बिछा देंगे जितनी 1853 में रेलवे शुरू होने से लेकर वर्ष 2014 तक बिछाई गई थी। रावघाट से जगदलपुर केके लाइन का दोहरीकरण, तेलंगाना के कोठागुड़ेम से किरंदुल तक नई रेल परियोजनाएं बस्तर की भाग रेखा साबित होंगी। खरसिया से परमल कसा जाने वाली रेल लाइन प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। नई रेल लाइनें विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की धमनियां साबित होंगी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में हमने कार्गो सुविधा भी आरंभ की है। धनबाद और विशाखापट्टनम जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसी प्रदेश की आर्थिक सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां बिजली की खपत कितनी है। हमारा प्रदेश जीरो पावर कट स्टेट है। हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2211 यूनिट है, जबकि देश का औसत ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति 1255 यूनिट है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है। हम हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से आमजन अब बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादनकर्ता बन रहे हैं। इस योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट के सौर संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपये, इस प्रकार कुल 45,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट पर केंद्र द्वारा 60,000 रुपये और राज्य द्वारा 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल 90,000 रुपये तथा 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं कि इस योजना का त्वरित लाभ उठाएं। स्वच्छ ऊर्जा केवल पर्यावरण का विकल्प नहीं अपितु वर्तमान समय की आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता भी है। सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ई ऑफिस प्रणाली को सभी विभागों में कार्यान्वित किया है। फाइलें अब ऑनलाइन मूव हो रही हैं। इन पर निश्चित समय में निर्णय लिए जा रहे हैं और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। हमने सरकारी खरीदी में पारदर्शिता लाने जेम पोर्टल को अपनाया है। भ्रष्टाचार के मामलों की ईओडब्ल्यू द्वारा पूरी तत्परता से जांच की जा रही है। पब्लिक पॉलिसी में युवाओं को आगे लाने हमने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की है। इसके जरिए युवा IIM रायपुर में 2 वर्षीय फेलोशिप कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से हम आपके गांव, आपके मोहल्ले तक पहुंचे। वहां हितग्राहियों के चेहरे की खुशी और उत्साह देकर लगा कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। सुशासन तिहार में 41 लाख से अधिक आवेदन आए और इनमें से अधिकतर आवेदनों का हमने गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया है। भ्रष्टाचार तब पनपता है जब आम जनता को कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह तब ठीक होता है जब जनता को कार्यालय जाने की जरूरत ही न पड़े। हमने रजिस्ट्री से संबंधित 10 क्रांतिकारी पहल की है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा भी हमने सुनिश्चित की है। रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांतरण भी हो जाता है। आधार प्रमाणीकरण के चलते किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज बनाने आम नागरिकों को कानूनी विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं। पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारा अब केवल 500 रुपये शुल्क में हो जाता है। हमने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के माध्यम से नियमों को सरल किया है। 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य अवैध प्लाटिंग और जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर बिक्री पर रोक लगाना है। जन विश्वास विधेयक पारित करने वाले हम अग्रणी राज्य हैं। हमने जन विश्वास विधेयक के माध्यम से राज्य के 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया है। छोटे छोटे प्रकरणों में कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और नागरिकों का भी काफी समय इसमें बर्बाद होता है। आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे छोटे तकनीकी उल्लंघन अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का नेतृत्व युवा शक्ति के हाथों में होगा। युवाओं के लिए शासकीय पदों में भर्ती पर सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार व्यापम की परीक्षा का साल भर का कैलेंडर जारी किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी काम कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने युवा रत्न सम्मान योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 441 करोड़ रुपए की लागत से हम स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। राज्य के 543 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अस्पतालों में
मेडिकल स्टाफ की लगातार भर्ती की जा रही है। पिछले महीने हमने एनएचएम के तहत 109 संविदा चिकित्सकों तथा 563 बांड अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की है। हम नवा रायपुर में मेडी सिटी बना रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात अब प्रदेश के विकास को तीसरा इंजन भी मिल गया है। जनाकांक्षाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए नई सोच के साथ काम हो रहा है। नगरीय निकायों की सूरत संवारने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आरंभ की गई है। इसके तहत 7 नगर निगमों में 157 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन, बस टर्मिनल, बाईपास, ऑडिटोरियम निर्माण जैसे काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव शहर में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की हमारी स्वच्छता दीदियों की विशेष रूप से प्रशंसा की। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गांवों में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। हम बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ ही लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 सिंचाई परियोजनाओं में 522 करोड़ रुपए की राशि से सुधार कार्य कराया जा रहा है। हम जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रहण राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपया कर दी गई है। इससे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए